हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टार्ट नो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूपीटी जीटी के लिए हम जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसको सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। अब पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलीय कृष्णिका 327 डिग्री सेल्सियस पर है। विकृत शक्ति ज्ञात करनी है हमें। विकृत शक्ति इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये ज्ञात करनी है, इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। सिग्मा दिया गया है आपका, ये सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 गुना 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4। अब देखो यहाँ पर चीज़ें क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यास। व्यास यानी कि डी। डी इज इक्वल टू कितना दिया गया भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर मीटर क्यूब है ना, तो मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाता है 0.05 मीटर। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब त्रिज्या तो इतनी होगी भाई। चलो, गोलीय कृष्णिका है, गोलीय कृष्णिका यानी कि गोलाकार कृष्णिका है। चलो जी, त्रिज्या आर हमारे पास है। अब टेम्परेचर कितना है जिसका, टेम्परेचर दिया गया है T इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। केल्विन में चेंज करने के लिए हमेशा डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ दिया जाता है। कितना भाई, 273 जोड़ दिया जाता है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये लगभग 600 हो गया कि नहीं, बताओ। 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि जोड़ा क्या जाता है, 273.15 जोड़ा जाता है, लेकिन 1.15 को छोड़ देते हैं हम और फाइनली 273 जोड़ते हैं तो 600 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। अब इसके बाद आ जाते हैं सिग्मा की वैल्यू कितनी है जी। सिग्मा की वैल्यू है 5.67 गुणा 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 दी गई है। विकृत शक्ति यानी कि ई ज्ञात करना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा ए T4 होता है। अब ये ए क्या है, ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ से विकिरण निकल रही है। अब मान लो इस गोले का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में से टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है कि नहीं भाई। तो ये इतना तो हो गया हमारा ए। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, ई इज इक्वल टू हो गया, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 5.67 गुणा 10⁻⁻8। एरिया कितना है जी, 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर कितनी है, ये है जी, देखो यहाँ पर 0.05 0.05 इसका स्क्वायर। और इसके बाद टेम्परेचर है हमारे पास 600 और इसकी पावर कितनी होगी भाई, 4। इसकी पावर 4 हो जाएगी कि नहीं। चलो अब देख लेते हैं, बस ये कैलकुलेशन करनी है तो आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करो और आंसर ले लो। देख लो कितना हो रहा है यहाँ पर भाई। ये हो जाएगा आपका 5.67 मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में 3.14 भी है, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5 5 25 भी आ जाएगा और 10 की घात ये अलग से है, मैं 10 की घात अभी छोड़ रहा हूँ भाई। 10 की घात -8 और यहाँ से 10 की घात -4 अलग से बन जाएगा भाई। मैंने 5 का स्क्वायर तो कर दिया यहाँ से, लेकिन 0.01 यानी कि नीचे, इसके नीचे जो 100 लिखा हुआ है भाई, 0.05 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/100 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5/100 में 5 का तो स्क्वायर कर दिया मैंने, ये जो नीचे 100 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर तो नहीं करा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की घात -4। इसको हम अलग से जोड़ेंगे, 10 की घात -8 हमारे पास पहले से है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 आ गया, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 आ जाएगी और 100 की पावर 4 का मतलब है 10 की घात कितनी हो जाएगी ओवरऑल, 2 चौक 8 8 हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बनेगा हमारा 10 की घात -4 और माइनस ये 8 कितनी हो चुकी है, -12। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करना है, इस वाली कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना है। यह मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या भाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसकी कैलकुलेशन आया 2307372.48 इतनी आई है। और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4 तो बचेगा भाई, क्योंकि देखो माइनस के 12 है और प्लस के 8 है, तो -4 तो बचेगी। -4 का मतलब क्या है कि 4 अंकों बाद पॉइंट लगा दो इधर से, 1 2 3 4,
यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 230.7 पॉइंट 7 की वजह से इसको 231 कह सकते हैं, 231 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सभी क्षार धातुओं के क्षार धातु कौन कौन सी होती है भाई? ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद। फ्रेंशियम यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एकमात्र क्षार धातु जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है। और सबसे बड़ा एलिमेंट दुनिया में ये पाया गया है आज तक। सबसे बड़ा तत्व जिसका परमाणु सबसे बड़ा होता है वो सीजियम होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं दोनों के दोनों, लिथियम भी और सोडियम भी। लिथियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि लिथियम को मोम में लपेट करके रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसको मिट्टी के तेल में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये हल्का होता है। अगर इसको मिट्टी के तेल में रखेंगे तो तैर करके ऊपर आ जाएगा और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको मोम में लपेट करके रखा जाता है और इसको मिट्टी तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनुचुंबकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24 आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया? नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में से कौन सा रंग विहीन है? रंग विहीन होने का मतलब है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित यानी कि जोड़ा हो जाता है, सारे के सारे जोड़े बन जाते हैं। तो वहां पर उसका रंग ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है उस ऑक्साइड का। तो देख लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है भाई? 24 पर होता है। 24 का जब आप बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 करके बनाओगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 और 3d4 बनाओगे, 3d4। बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d5 बन जाता है, यहाँ से यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्रोमियम में रह जाता है कि नहीं? इसकी वजह से ये रंग वाला हो जाता है। मैग्नीज की अगर बात करें इसका 25 होता है। 25 में यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। तो 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी आप देख लो भाई। एक जो आयरन होता है उसका 26 होता है इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु क्रमांक होता है। जब इसका बनाओगे तो 4s2 3d6 बनेगा। 3d6 को कैसे बनाओगे देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 5 कक्षक होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5, और दूसरा यहाँ पर अयुग्मित हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी अयुग्मित है कि नहीं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो क्या हो जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी मिलेंगे वो सारा का सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? रंग वाले हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सारे के सारे युग्मित होंगे, टी का क्या होता है? 22 होता है। 22 को बनाना जरा, 1s2 2s2 22 हो जाएगा। 3d जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, 3d2। 3d2 में लास्ट में जब आएगा तो यहाँ पर 5 कक्षकों में से 2 में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीजन इसके जो 2 इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संयोजकता के साथ यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। इसकी मैक्सिमम संयोजकता कितनी है? 2। मैक्सिमम संयोजकता के साथ यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, TiO2। बाकी के अपनी अलग अलग संयोजकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अलग अलग संयोजकताएं और भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 3rd ए परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में 13वें में रखी गई है? सिंपल भाई, समूह 13 में देख लो, समूह 13 में कौन सी धातु है इनमें से? सिंपल एल्यूमिनियम है। इनमें कोई सा भी ऑप्शन जो है ना, जो ये यहाँ दिया गया है, समूह 13 का कोई सा एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर भी। यहाँ पर केवल और केवल यही एलिमेंट है जो समूह 13 में है। आई बात समझ में? तो एल्यूमिनियम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऊष्माधारिता 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस की कैलोरीमापी में 25 डिग्री सेल्सियस ताप का 10 ग्राम जल भरा है, और यदि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली नली 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा अपने उसमें डाल दिया गया है तो अंतिम तापमान क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपने देख लिए हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं। देखो भाई, हमारे पास कहा क्या गया है? हमसे कहा गया है कि 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस के कैलोरी मापी की ऊष्माधारिता दे दी गई है कि भाई 5 कैलोरी जो है प्रति डिग्री सेल्सियस वो अब एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अंदर धारण कर लेगा।
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अगर बढ़ाया गया है तो उसके दौरान उसने अपने अंदर कितनी ऊर्जा धारण कर ली, 5 कैलोरी ऊर्जा धारण कर ली है। अब उसके बाद क्या कहा गया है, में 25 डिग्री सेल्सियस ताप का 10 ग्राम जल भरा हुआ है। चलो जी, जल जल का टेम्परेचर दे दिया और उसकी मात्रा दे दी। फिर यदि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली नली में 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाता है, यानी कि 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा भी आया और 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली उस बर्फ के टुकड़े का तापमान है, वो उसमें डाल दिया जाता है इस पानी में। ठीक है, तो उस स्थिति के बाद हमें बताना है कि उसका अंतिम तापमान क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात यह है, आपने जो कैलोरीमीटर का सिद्धांत सुना होगा। कैलोरीमीटर के सिद्धांत से होगा ये, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है भाई, दी गई ऊष्मा या फिर ली गई ऊष्मा बराबर होती है, ली गई ऊष्मा ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा। ली गई ऊष्मा क्या क्या है भाई, देखो कौन कौन ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। एक तो आपका बर्फ ग्रहण करेगा ऊष्मा। ठीक है, बर्फ कितना है भाई, फॉर्मूला होता है आपका, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है mc∆T, ये होता है। ठीक है, ऊष्मा का फॉर्मूला ये होता है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, ये उसका द्रव्यमान होता है, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस, कि टेम्परेचर का अंतर कितना है। ठीक है, तो बर्फ़ की अगर बात करें हम, तो बर्फ़ का द्रव्यमान है भाई 10 ग्राम। ठीक है, गुणा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितनी होती है 1, मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 25 है इसका और 0 है इसका, तो 25 आ गया। चलो जी, फिर प्लस, लेकिन आप एक बात बताओ, जो बर्फ ऊर्जा ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेने से पहले जो ऊष्मा लेगा उससे पहले वो उस ऊष्मा का प्रयोग अपने गुप्त ऊष्मा के रूप में भी करेगा, यानी कि पिघलने के लिए भी कुछ ऊष्मा उसको चाहिएगी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम एल। ठीक है, ये लेटेंट हीट होती है बर्फ की और ये उसका द्रव्यमान होता है। लेटेंट हीट क्या होती है भाई, लेटेंट हीट होती है इसकी 80। ठीक है, कितनी होती है 80, तो 80 तो उसकी लेटेंट हीट होगी 80 कैलोरी। ठीक है, और द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है जो बर्फ होता है उसकी लेटेंट हीट। इसके बाद देख लेते हैं दी गई ऊष्मा, ऊष्मा देने वाला कौन कौन है भाई, ऊष्मा देने वाला, अच्छा एक इसने भी तो ऊष्मा ली होगी ना, 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से 5 कैलोरी ऊष्मा इसने भी ली होगी, तो 5 कैलोरी ऊष्मा इधर से भी जोड़ते रहो कि जो है 5 कैलोरी ऊष्मा प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसने भी ली है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको अलग से जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, और भाई प्रति डिग्री सेल्सियस है तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। मान लिया हमने विसरण का टेम्परेचर T हो गया भाई, इसका कितना था 0, तो अंतर फिलहाल T-0 तो यहाँ पर आएगा, सॉरी 25 मैंने कर देगा, 25 - 0, T-0 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ऊष्माधारिता 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस के कैलोरी मापी में 25 डिग्री सेल्सियस ताप का 10 ग्राम जल भरा हुआ है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली नली 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जग गया है तो अंतिम तापमान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास नली है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊपर से इसमें 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ डाल दी जाती है जिसकी मात्रा कितनी है M2 है 10 ग्राम, और M1 इसका भी कितना है, ये भी 10 ग्राम ही है पानी भी। ठीक है, लेकिन जब ये डाली गई है ना इसमें, तो डाल करके हमने मान लिया इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई, T हो गया फाइनली टेम्परेचर हमसे पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मिलने के बाद हमने मान लिया T हो जाएगा। T टेम्परेचर मान लेते हैं ना भाई, चलो T टेम्परेचर मान लिया। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई चीज़ दो आपस में ऐड की जा रही हो अलग अलग टेम्परेचर की, और फाइनली टेम्परेचर हमसे पूछा जा रहा हो, वहाँ पर हमेशा कैलोरीमीटर का सिद्धांत अप्लाई करना चाहिए। कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या कहता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। अब ऊष्मा लेने वाले जितने भी है उसके लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, क्यों बराबर mc∆T। तो देखो ली गई ऊष्मा में हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर m बर्फ कौन ले रहा है, ऊष्मा लेगा बर्फ। चलो जी, m कितना है उसका द्रव्यमान 10 ग्राम, c क्या होती है बर्फ के लिए 1, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, टेम्परेचर फिलहाल तो 0 था, अंत में क्या हो गया T, तो T-0 इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। चलो जी, लेकिन जब बर्फ घोला गया होगा तो उसने अपनी लेटेंट हीट में भी ऊष्मा ली होगी कि नहीं। लेटेंट हीट क्या होती है उसकी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और जो हमारे पास द्रव्यमान वो कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम की
भाई लेटेंट हीट जो होती है ना Q इज इक्वल टू वो कितना होता है ml होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ml इतनी हीट जो है वो लेगा अपने आप को पिघलाने के लिए, अपने आप को पिघलाने के लिए। ये देखिए Q इज इक्वल टू ml, इतनी हीट वो अपने आप को पिघलाने के लिए लेगा। तो ml m कितना है 10, l कितना है 80 होता है। बर्फ़ का कितना होता है भाई 80 होता है, तो मिला दिया। इसके बाद ऊष्मा लेने वाला और कौन है, ऊष्मा लेने वाला एक नली भी है। नली का ये बारे में ये बताया गया है कि अगर ये इसमें टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस तो ये भी अपने धारिता रखती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कितना है फिलहाल 25 वाले में रखा गया है। 25 में से टी घटा दो, ठीक है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। और 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी जो है धारिता है। तो इतना आ जाएगा हमारी इतनी ऊष्मा जो है हमारी ट्यूब भी ले लेगी। दी गई ऊष्मा कितनी है भाई, दी गई ऊष्मा हो जाएगी इसके बराबर, देखते रहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा, ऊष्मा देने वाला केवल क्या है हमारे पास, पानी है। तो पानी कितना हो गया भाई, पानी हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है। एम सी डेल्टा टी, सी की वैल्यू 0.5, डेल्टा टी यानी कि 25 माइनस टी, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन को ना मैं इस वाले पेज पर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखो 10 गुणा 1 गुणा टी माइनस 0 और प्लस 800 एक हो गया, और प्लस 5 इंटू 25 माइनस टी और बराबर 10 गुणा 0.5 और 25 माइनस टी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन क्या रहती है। 10t प्लस 800 और प्लस 25 पंजे 125 माइनस 5t इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो पंजे पंजे 25 125 हो गया ये, और माइनस 5t ये तो हो गया। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर और 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो जो है इससे ये वाला सारा का सारा पोर्शन कैंसिल, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा -800/10, यानी कि कह रहा है -80 डिग्री सेल्सियस होने का सवाल ही नहीं है भाई। पानी का टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ़ का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। जब आपस में मिलेंगे तो टेम्परेचर या तो हल्का सा 0 से ज़्यादा होना चाहिए था। मान लो बर्फ़ में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ऊष्मा की कि उसने सारे के सारे पानी की ऊष्मा ले ली, लेकिन पिघल नहीं पाया वो। और अगर बर्फ़ पिघल नहीं पाया होगा तो टोटल मिश्रण का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस माइनस का मतलब ये है कि भाई ये जो ऊष्मा दी गई ऊष्मा है ना ये बहुत ही कम है, ये पानी के द्वारा जो दी गई ऊष्मा है ये कम है, ठीक है। तो इस वजह से कितना टेम्परेचर रहेगा विलियन का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, माइनस में नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे सभी ध्यान से। बंदूकधारी और सेब पृथ्वी से 98 मीटर ऊपर व 200 मीटर दूर है। टी बराबर 0 समय पर 5 ग्राम गोली को वेग 200 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। टी बराबर 0 पर ही सेब नीचे चलना शुरू होती है। मुक्त रूप से गोली सेब को तब लगेगी जब वह नियत किससे गिरे, ठीक है। इतने वेग से गिरे, इतने वेग से नीचे गिरे, इतने त्वरण से नीचे गिरे, इतने त्वरण से नीचे गिरे। देखो भाई मान लो ये बंदूक थी, ठीक है, ये बंदूक है, यहाँ से गोली निकलती है और उसी टाइम पर इसके बिल्कुल सामने अपोजिट क्षैतिज में इससे लगभग 200 मीटर दूर, ठीक है, एक सेब है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जब ये छूटती है तभी नीचे चलना शुरू हो जाती है, नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसका भी स्टार्टिंग में वेग क्या था 0 था। अगर मैं इसका इस डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग देखूँ, ये वाला वेग जो u वेग है इसका, ये तो क्षैतिज में है भाई, ये वेग क्या है इसका क्षैतिज में है। और क्षैतिज में तो कोई त्वरण इसको खींच रहा नहीं है, ना ही कोई प्रेशराइज कर रहा है, तो जितना वेग क्षैतिज में है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर चलना शुरू हो जाएगी कि नहीं गोली, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जी खींच रही है इसको, mg बल लगेगा ना इसके ऊपर, तो जी ग्रेविटी यानी कि जी त्वरण के साथ नीचे चलना शुरू हो जाएगी। सेब भी कितने त्वरण के नीचे चलना शुरू हो रही है, जी से ही चलना शुरू हो रही है भाई। दोनों के दोनों अगर सेम त्वरण से नीचे जाएंगे तो जितना टाइम बाद ये नीचे जाएगी, मान लो टी टाइम बाद ये यहाँ पर पहुंचेगी तो टी टाइम बाद ये भी यहीं पर पहुंचेगी, क्योंकि इस दिशा में दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, 0 है भाई। इसका भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी 0 है नीचे की तरफ, इसकी भी स्टार्टिंग की वेलोसिटी परपेंडिकुलर 0 है।
त्वरण दोनों में समान है, तो इसलिए समान त्वरण से अगर दोनों के दोनों नीचे गिरना शुरू हो तभी बात बनेगी। वैसे समान वेग से अगर गिरें तब भी बात है, अगर इस समान वेग से गिरेंगी तब भी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, तब भी टक्कर हो जाएगी। अगर इस त्वरण से दोनों के दोनों गिरेंगी तब भी टक्कर हो जाएगी। लेकिन हमारा ये वाला ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों की दोनों ग्रेविटी से गिरना शुरू होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, इतना त्वरण होती है। आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है नैज अर्धचालक में वीवर व इलेक्ट्रॉन समान गतिशील होते हैं। वीवर अधिक गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं। देखो, अगर नैज अर्धचालक है, नैज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों को कहा जाता है जिसमें वीवर और क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन, यानी कि वीवर और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। जितने क्वार्टर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वार्टर कभी भी इतना गतिशील नहीं हो सकता जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गतिशील होते हैं, क्वार्टर कम गतिशील होते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। 2 मीटर लंबा व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी हो? ठीक है भाई, देखो एक और बात ध्यान रखेंगे। मान लो किसी व्यक्ति को अगर दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है कि पूर्ण प्रतिबिंब किस तरीके से देखूं, तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है भाई एल लंबाई का, तो अगर इसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है अपने सामने, तो इसके सामने जो दर्पण होना चाहिए एटलीस्ट L/2 लंबाई का होना चाहिए, आधी लंबाई का होना चाहिए। तो अगर 2 मीटर लंबा व्यक्ति है और वो समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, कितने मीटर का दर्पण होना चाहिए? 1 मीटर लंबा दर्पण होना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है। मान लो एक व्यक्ति कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको अपने पीछे की दीवार को कंप्लीटली देखना है कि जो है पीछे की दीवार का पूरा प्रतिबिंब जो है देखना है आईने के अंदर। यहाँ पर इस तरफ जो है आईना लगा हुआ है, इस तरफ जो है आईना लगा हुआ है, और इस L लंबाई की दीवार को इस आदमी ने पूरा का पूरा देखना है इस दर्पण के अंदर। ठीक है, तो दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? उस स्थिति में हमारा जवाब होगा L/3, यानी कि जो दीवार है उसकी 1/3 लंबाई यहाँ पर दर्पण की होनी चाहिए, तब जा करके आदमी पूरी दीवार अपने पीछे की देख पाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है आपके सामने। देखो, निम्न यौगिक में से किस एक में आयनिक व सहसंयोजक बंध दोनों है? देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4, Cl CCl CCl CCl, सारे के सारे सहसंयोजक बंध है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2, आयनिक यौगिक होता है, ये सहसंयोजक हो गया। पानी क्या होता है? H2O होता है, सहसंयोजक आबंध होते हैं यहाँ पर। अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl होता है। NH4 जितने भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं सारे के सारे सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं, लेकिन Cl और NH4 आपस में आयनिक आबंधों से जुड़े हुए हैं। तो आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही प्रकार के आबंध अमोनियम क्लोराइड में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है अब हमारा, सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला कौन सा है? जलीय घुलनशीलता, जल में कौन घुलेगा भाई? जल में घुलेगा जो आयनिक होगा। आयनिक यानी कि आयनिक कैरेक्टर, यानी कि जो Ag होता है, Ag जो प्लस का बनता है, ये बड़ा धनायन होता है। और बड़ा धनायन अगर है और एक छोटा ऋणायन हो गया, ठीक है, छोटा ऋणायन होगा, या फिर ये कह लो कि लगभग इसके बराबर ऋणायन होगा, तो वहाँ पर ध्रुवण नहीं हो पाएगा, और अगर ध्रुवण नहीं हुआ तो उसमें कैसी क्वालिटी रहेगी? उसमें आयनिक क्वालिटी रहेगी। मान लो एक बड़ा सा माइनस चार्ज लेकर के आता हूँ, तो ये प्लस क्या करेगा? उसका ध्रुवण कर देगा। ध्रुवण करके यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच करके फिर ये आयनिक आबंध नहीं रहेगा, फिर ये कैसा बन जाएगा? सहसंयोजक आबंध बन जाएगा। सहसंयोजक आबंध बनने पर तुरंत, सॉरी आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा था ना, इसलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो भी मैंने बताया है। सिल्वर यहाँ पर बना लेते हैं दोबारा से, सिल्वर प्लस आयन, मान लो इतना बड़ा आयन है। आपको पता है कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारे के सारे माइनस आयन बना सकते हैं। ठीक है, माइनस आयन। अब आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि ग्रुपों में नीचे की तरफ चलने पर आयन का आकार बढ़ता चला जाता है। तो इस हिसाब से
आई माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा, बी आर माइनस उससे छोटा, सी एल माइनस उससे छोटा, एफ माइनस सबसे छोटा। तो अब एक बात बताओ, लगभग इसके साइज का भी अगर माइनस चार्ज आ जाता है यहाँ पर, तो क्या रहेगा, आयनिक आबंध रहेंगे, क्योंकि ध्रुवण नहीं हो पाएगा। अगर बड़ा माइनस चार्ज आ जाता है, बड़ा माइनस चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉनों को ये ध्रुवित कर लेगा अपनी तरफ, ऐसे खींच लेगा, और आयनिक आबंध का परसेंटेज कम हो जाएगा। आयनिक आबंध का जितना परसेंटेज कम होगा, ये समझ लो कि उतना ही कम घुलेगा पानी में। तो इसलिए आयनिक आबंध यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर उसके बाद है, यहाँ पर उससे कम है, और यहाँ पर सबसे कम है। तो ये सबसे कम घुलेगा AgI, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 में है सही कथन चुनिए। सही कथन यानी कि सही स्टेटमेंट जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कहा गया है पहले ऑप्शन में HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है तथा HClO3 में +1 है। केंद्रीय परमाणु इन दोनों में ही Cl है भाई, क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन में अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी? ऑक्सीजन की तो -2, H की +1, तो इसकी कितनी हो जानी चाहिए? +1, तो यहाँ पर +1 होनी चाहिए। और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? -2 ऑक्सीजन की होती है, 2 × 6, यानी कि माइनस के हमारे पास 6 हो गया टोटल। तो +1 तो हाइड्रोजन कर देगा, तो कितना बचा Cl के पास जो इसको कंप्लीट करना है? +5। तो यानी कि +5 ऑक्सीकरण संख्या जो है हमारी Cl की होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन इसने उल्टा कहा है यहाँ पर कि इसमें तो +5 है और इसमें +1 है, तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं HClO में क्लोरीन परमाणु HClO3 से अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। HClO में विद्युत ऋणात्मक वो परमाणु होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा तरीके से खींचता है। तो अगर मैं क्लोरीन परमाणु की बात करूं, क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, यहाँ पर +5 है। अब आप एक बात बताओ, प्लस का आवेश जितना ज़्यादा होता है परमाणु उतना ही इलेक्ट्रॉनों का भूखा होता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा, ये क्या है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं? तो इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे ज़्यादा है, जबकि कहा उल्टा गया कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो गलत हो जाता है। HClO3 में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक वैद्युत ऋण, ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +1 है। तो इस वजह से ये वाला परमाणु इस वाले परमाणु से अधिक वैद्युत ऋणी है, वैद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींच सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई? बोहर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाता। ये तो बात सही है, क्योंकि बोहर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर या फिर आयनों पर लागू होता है। बोर का परमाणु मॉडल जीमन प्रभाव को नहीं समझा पाता। बिल्कुल ये भी बात सही है भाई। जीमन और स्टार्क प्रभाव क्या थे उसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो जीवन और स्टार्क प्रभाव क्या होते हैं, देखो इस बात को ध्यान से समझेंगे भाई। मान लो जैसे कि कोई एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या होता रहता है, बोहर ने ये बात अच्छे से बताई। बोहर ने कहा कि जो परमाणु होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना नाभिक के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन कई बार बाहर से एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का फोटोन ग्रहण करता है और ऊपर के ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर के ऊर्जा स्तरों में जाता है तो वो उसको पार करता है, ऊर्जा स्तरों को पार करता है और फिर वापस अपने ऊर्जा स्तर में आता है उस ऊर्जा को रिलीज करके। तो जैसे ही ये ऊर्जा स्तरों को पार करता है तब ये क्या छोड़ता है, एक तरंगे छोड़ता है। क्या छोड़ता है भाई? तरंगे छोड़ता है। और तरंगे भी कैसी, इन स्पेक्ट्रम को, इस प्रकार की तरंगों को जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन तरंगों को कहते हैं हम क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम जो कि प्रत्येक परमाणु का एक अलग रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर इस रेखीय स्पेक्ट्रम को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो क्या होगा, ये स्पेक्ट्रम ऑटोमेटिकली डाइवर्ज हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। ठीक है, इधर से इधर चला जाएगा या फिर इधर से इधर आ जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, तब भी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा अपने मार्ग से। तो इस घटना को तो कहते हैं स्टार्क प्रभाव, इस घटना को कहते हैं जीमन प्रभाव। बात समझ में आई भाई?
तो जीवन प्रभाव को भी बोहर का परमाणु मॉडल नहीं बता पाया था, केवल इतना बताया था कि जो है रैखिक स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है। बोहर के परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को भी नहीं समझा पाया था, बिल्कुल बात सही है। बोहर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन के कण तथा तरंगदैर्ध्य तरंग की व्यवहार करता है। बोहर के परमाणु मॉडल में परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना गया है, तरंग नहीं माना गया है भाई, केवल और केवल पार्टिकल माना गया है जो कि घूम रहा होता है। ठीक है, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था, ना कि तरंग, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है, क्योंकि ये वाला कथन गलत है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता चलता है कि सूरज में कौन सा तत्व मौजूद है? तो हीलियम तत्व का पता चला था फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से हमने, कि सूरज में जो है हीलियम परमाणु भी मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं 35। निम्न को बंधन कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, जो सेंट्रल एटम है और इसके साथ दो परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे कि H2O में होता है ना, H2O में हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये एंगल कितना होता है भाई? 104 अंश और कुछ मिनट होता है यहाँ पर। ठीक है, 28 मिनट के आसपास या 30 मिनट के आसपास का टाइम होता है यहाँ पर, मतलब इतना अंश एंगल होता है यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ ये कि H2S, H2Se, H2Te, H2O, इन सभी में बंधन कोणों का ये जो कोण बनेगा, इस कोण के घटते हुए क्रम में लिखना है। किस में? यानी कि जैसे कि H2S, H2, Se, H2 और Te, H2। तो इस तरीके से हैं ये सारे के सारे परमाणु यहाँ पर, अणु जो दिए गए हैं। इनमें हमें देखना है कि किस में सबसे कम एंगल होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर सबसे कम किस में होगा, और जो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा जिसमें भी, उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि जब आप वर्गों में नीचे की तरफ चलते हो तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई? घटती है। विद्युत ऋणात्मकता के घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन कम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा एंगल है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा एंगल जो रहेगा वो H2O में रहेगा, उसके बाद H2S में रहेगा, उसके बाद H2Se में रहेगा, और उसके बाद H2Te में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपके सामने है। दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर रखे हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि कभी भी अगर दो दर्पण इस तरीके से आपके सामने थीटा एंगल पर रखे जाते हैं और कोई पॉइंट यहाँ पर रखा जाता है बिल्कुल बीच में, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर बिल्कुल बीच में है पॉइंट, तो बनने वाले जो इमेज होगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा। ये वाली वैल्यू निकाल दो, ये वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू आप निकालते हो, अब ये दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो ये सम आएगी या फिर ये विषम आएगी। विषम संख्या भी आ सकती है और सम संख्या भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये संख्या आपकी यहाँ पर सम आती है, अगर ये संख्या क्या आ जाती है भाई? आपकी सम आ जाती है, तो आपको नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे? n-1। और अगर विषम आ जाती है तो नंबर ऑफ इमेज n ही रहेंगे। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कि भाई 60 अंश का कोण है, तो n की वैल्यू निकालो। 360 बटे 60 यानी कि कितना आ गया? 6 बार काट देगा इसको। n की वैल्यू 6 है, जो कि एक सम संख्या है। अगर सम संख्या होती है, नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाते हैं? n-1, यानी कि 6 में से 1 गया, यानी कि 5, तो 5 हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 37। प्लैंक नियम के अनुसार T ताप के पदार्थ में 7 तापीय साम्य में, ठीक है, तापीय साम्य में यहाँ पर विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है। ऊर्जा घनत्व दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जहाँ पर n किसके बराबर है, ये जो न्यू है, न्यू क्या है यहाँ पर? आवृत्ति है।
ये जो आपको न्यू दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई, आपकी आवृत्ति है। और इस आवृत्ति की जो पावर n है, हमें बताना है कि इसकी पावर n जो n नंबर है ये कितना हो सकता है। तो इस समीकरण को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ऊर्जा घनत्व का समीकरण है जो कि तापीय साम्य की स्थिति में यूज होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो कि एक कक्षक की बात की गई है भाई, यहाँ पर में वास कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं एस उपकोष की, एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में कितने टाइप के कक्षक होते हैं भाई, 5 टाइप के कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और जितने भी कक्षक मतलब जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं ना, 1 2 इसमें आ सकते हैं। वैसे तो पहले तो सिंगल भरे जाएंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो इस तरीके से भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में 3 तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कक्षक की बात अगर हम करें तो वहाँ पर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, CO कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट बना है और Fe+2 से Fe के मानक अपचयन विभव क्रमशः ये हैं। मानक अपचयन विभव दे चुका है। मानक अपचयन विभव क्या होते हैं भाई, मानक अपचयन विभव ही वास्तव में वो अपचयन विभव होते हैं जिनका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करते हैं। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सोल्व अगर करना है तो हमेशा मानक अपचयन विभव का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से समीकरण में, जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ई सेल अगर आपको निकालना है तो ये हो जाता है ई एनोड और ई कैथोड, ई एनोड माइनस ई कैथोड। अब ई एनोड माइनस ई कैथोड सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि ई एनोड माइनस ई कैथोड, सॉरी एक मिनट, ई कैथोड माइनस ई एनोड होना चाहिए, सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला ऑप्शन हो, ये वाला हमारी समीकरण होती है। ठीक है, अब ई कैथोड माइनस ई एनोड में वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर जो ये अपचयन विभव होते हैं ना, ये मानक अपचयन विभव होते हैं और हमसे क्या दिया गया है, मानक अपचयन विभव ही दिए गए हैं। अब मैटर ये करता है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। देखो कौन कैथोड है और कौन एनोड है ये आपको पता चलेगा, जो कि हमारी सक्रियता श्रेणी होती है। मानक अपचयन विभव को बताने वाली एक सक्रियता श्रेणी होती है, वहाँ से हम इसको देखते हैं कि कौन एनोड बन सकता है और कौन कैथोड बन सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर Fe+2, आप देखोगे कि भाई इसका भी अपचयन हो रहा है, इसका भी अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, कैथोड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण होगा और ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ई कैथोड की कैथोड तो ये हो गया, कैथोड का जो है मानक अपचयन वो कितना है, -0.44। इसमें से घटा देंगे एनोड वाला कितना, माइनस का 0.28। अब ये देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 0.16 वोल्ट। ठीक है, अब ये माइनस में आ चुका है। माइनस में आने का मतलब ये है कि इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव इस तरीके से नहीं बन सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके के बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि माइनस में अगर ई सेल आ जाता है तो वो ई सेल काम ही नहीं करता है, यानी कि वो बैटरी काम ही नहीं करेगी। खैर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। देखिए कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता दर्शाता है, यानी कि हमें देखना है स्पिन नंबर S का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी टोटल ओवरऑल। अगर P1 है भाई, P एक कक्षक है जिसमें 3, P एक उपकोष है जिसमें 3 कक्षक होते हैं, तो अगर P1 है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भर दो। अगर यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर जाएंगे कि नहीं भाई, 1 और 2, तो दोनों की प्लस 1/2 ये प्लस 1/2 ये, तो कितना हो गया +1। अब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन अगर भर दें तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे, तीनों की क्या हो जाएगी 1/2 1/2 1/2, 1.5 हो जाएगी कि नहीं, यानी कि 3/2। 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो चौथा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ की टोटल स्पिन तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1 + 1/2 है, 1 - 1/2 है। इसकी प्लस 1/2, इसकी प्लस 1/2, टोटल कितनी हो जाएगी +1। सबसे ज़्यादा किसकी है भाई, P3 की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन इज द्विअपघटन अभिक्रिया छांटिए। द्विअपघटन अभिक्रिया का मतलब है, यानी कि हमारे पास दो जो है हमारे पास आगे
उत्पाद हो जाने चाहिए। द्वि अपघटन का एक और अपघटन क्या, अपघटन सबसे पहले समझ लेना चाहिए। अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है। अब आप क्या देख रहे हो भाई, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा तो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे, तो इसमें तो एक ही उत्पाद है, ये तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, इसलिए अपघटन तो है ही नहीं। यहाँ पर आ जाता है हल्का सा कि भाई यहाँ पे दो उत्पाद बने हुए हैं, पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ गया, तो ये हो जाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखेंगे ये अपघटन अभिक्रिया हुई है, देखो H2CO3 CO2 और H2O के रूप में टूट गया, ये तो अपघटन हो गया। लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है दो उत्पाद बने हैं और इन दोनों से मिलकर के बने हैं, ना ही तो आगे ये बना है ना ही आगे ये बना है, इन दोनों ने मिलकर के दो उत्पाद बनाए हैं, तो ये तो खाली अपघटन है और ये द्वि अपघटन है। द्वि अपघटन का यानी कि दो अभिकारक मिलकर के आपस में टूट करके फाइनली दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना रहे हैं, तो ये द्वि अपघटन अभिक्रिया आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय की बजाय बल F, वेग v तथा काल t को मूल विमा मान लिया जाए तो रैखिक संवेग की विमा क्या होगी। देखिए सभी ध्यान से देखेंगे भाई, बल का क्या होता है, बल बराबर होता है संवेग बटे समय, ये तो हमने पढ़ रखा है ना, तो संवेग बराबर क्या हो जाता है F गुणा समय, ठीक है। और क्या कहा गया है कि समय को t से दर्शाएं अगर, यानी कि इसकी विमा क्या हो t हो, और जो F है बल वो भी मूल राशि है, यानी कि बल भी मूल राशि है, t भी मूल राशि है, वेग भी मूल राशि है, और यही इनकी मूल विमा भी होंगे। तो इस हिसाब से अगर मूल विमा ऐसे इनकी यही होंगे तो एज इट इज रखना पड़ेगा, तो संवेग, रैखिक संवेग की विमा क्या हो जाएगी Ft हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये जो चीज़ है ना ये फॉर्मूला होता है, अगर ये ध्यान नहीं था तो ये वैसे न्यूटन का दूसरा नियम है, F = संवेग में परिवर्तन बटे कुल समय, संवेग में परिवर्तन बटे कुल समय, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम ऐसे भी लिखा जाता है एम के रूप में, तो एम को कैसे लिख सकते हैं, एम को कैसे लिख सकते हैं, एम वेग में परिवर्तन, भाई एक्सेलरेशन क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, और एम वी क्या हो जाएगा संवेग हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बटे समय, तो संवेग बटे समय बराबर एफ, संवेग बराबर एफ गुणा समय, और इन दोनों की विमा एफ और टी रख दी, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन के इतने ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा। देखो जब ग्राम के, अगर कोई कह देते कि ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम का भार क्या होगा, खाली ग्राम का भार पूछ ले तो फिर तो दूसरी बात है, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि ग्राम के सामने ग्राम परमाणु आ जाए या ग्राम अणु आ जाए, ग्राम परमाणु, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ग्राम परमाणु आ जाए और ग्राम अणु आ जाए, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ये वेट नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल है। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं आपसे। तो अगर नंबर ऑफ मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं भाई, नंबर ऑफ मोल है हमारे पास 3.2 मोल है, ठीक है, 3.2 मोल दिए गए हैं किसके, ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन खाली परमाणु है या ऑक्सीजन गैस है, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे कि अगर एक मोल ऑक्सीजन परमाणु है, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है भाई वजन, 16 होता है कि नहीं, तो 16, तो फिर 3.2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3.2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 और 3 51, तो इतना हो गया भाई, देखिए ज़रा इतना हो गया, आई बात समझ में। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि O2 गैस दी गई है, यहाँ पर क्या दी गई है, O2 गैस का कितना हो जाएगा 32 हो जाता है, एक मोल का कितना हो जाता है भाई 32 हो जाता है कि नहीं, और 3.2 का क्या हो जाएगा 32 में गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारा निकल के आएगा ये इतने ग्राम, ठीक है। इसका 2 गुना हो गया ना, बस पहले तो 16 रखा था, 32 ले लिया, बस 2 गुना कर दो इसका भाई, 102.4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल v = 3t द्वारा दी जाती है, जहाँ t समय सेकंड है, v मीटर प्रति सेकंड में है, t = 5 सेकंड पर इसका अर्धव्यास त्वरण ज्ञात करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्धव्यास त्वरण, अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या होती है कि नहीं, त्रिज्या त्वरण ज्ञात करना है, त्रिज्या त्वरण यानी कि AR क्या हो जाता है, v²/r, ये फॉर्मूला होता है, तो v²/r फॉर्मूला रख दो भाई, AR = v क्या दिया गया है 3t
का स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब देख लो, इसका त्रिज्या दी गई थी हमारे पास, ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है भाई? त्रिज्या। 30 सेंटीमीटर है, चलो रख दो वैल्यू। 3 गुणा टी का स्क्वायर बटे ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके रखेंगे यहाँ पर 0.3, ठीक है भाई, 0.3 आ जाएगा। चलो अब देखो कितना बन जाता है, इससे कैंसिल और पॉइंट हटा करके 0, यानी कि 10 गुणा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब टी कितना दिया गया है? टी दिया गया है 5, तो 5 रखेंगे यहाँ पर। 10 गुणा 5 का वर्ग, यानी कि कितना हो गया? 250 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका आंसर बन जाता है। बात समझ में आई भाई? तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। चलो खैर नेक्स्ट चलते हैं। और ठीक है, अब अच्छा एक मिनट यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा देखो रॉन्ग हो गया। क्या है कि इसका स्क्वायर था, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। 3 टी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और टी का वर्ग यहाँ पर रहेगा ही, बटे क्या है 0.3 आ जाएगा। 0.3 से एक 0 आ जाएगी, 90 बन जाएगा। 3 से ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा। अब टी का वर्ग क्या है? टी का वर्ग है यानी कि 5 का वर्ग, 25 या 75, तो 750 हो जाएगा। 750 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो कि डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में दिया गया है कौन सा गुण प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध करता है। तो भाई देखो, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? जिसके कण मतलब दिशा ऐसे जा रही हो और कण ऐसे 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 चमक कर रहे हो। तो ये वाला गुण किससे प्रूव होता है? ये ध्रुवण से होता है, क्योंकि ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण में हम एक पोलर एलिमेंट लेते हैं जिसके अलॉन्ग केवल जो ध्रुवण मतलब जो एसएचएम होती है वही आर पार जा पाती है, बाकी की जितनी भी एसएचएम है वो वहीं पर रुक जाती है। तो इससे पता चलता है कि सामने जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश हो चुका है। एक विश्लेषक लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रकाश ध्रुवित हो चुका है, तो उससे पता चलता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिससे पता चलता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कहा गया है तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता। देखो जो सेल्सियस पैमाना है ये वाटर के हिमांक और गलनांक पर आधारित होता है, जल के, ठीक है। इसी तरीके से र्यूमर पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना भी इसी तरीके से जो है अलग अलग पदार्थों के गुणों पर आधारित है। लेकिन केल्विन पैमाना एक स्पष्ट पैमाना है जो कि स्टैंडर्ड पैमाना है, जो किसी पदार्थ के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं है। इसको स्पेशली 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो हम कहेंगे 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन ही परम शून्य ताप होता है। 0 केल्विन का मतलब हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? कभी भी केल्विन पैमाना माइनस में नहीं होता, ठीक है। सारे के सारे माइनस में मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी भी माइनस में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे कम टेम्परेचर 0, उसके बाद आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दर्शाए विभवमापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई तार ए बी के बी सिरे से 40 सेंटीमीटर दूर सी पर संतुलित हो जाता है। देखो क्या बताया गया है कि इस तरीके से एक हमारे पास जो है क्या है भाई, विभवमापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई, एक विद्युत वाहक बल ई ये रहा, तार ए बी के बी सिरे, बी सिरा ये रहा तार ए बी, तार ए बी यहाँ से भाई तार ए बी दिखाई दे रहा है ना, ए और बी, ए बी के बी सिरे से 40 मीटर दूर यहाँ पर जब इसको टच करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा सेतु संतुलन अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना है। तार जो लगा हुआ है ए से बी तक 100 सेंटीमीटर दूर है, जैसे कि मीटर सेतु होता है ना, मीटर सेतु में 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार होता है, तो बिल्कुल वैसे ही 100 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 40 होगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई 60 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे कहा गया है कि जो पूरा का पूरा तार है इसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, 4 ओम, ठीक है भाई। तो अब आप यहाँ पर इस बात को सोच सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4